अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुर्शीद। यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद वज़ीर आज़म बनने के असल उम्मीदवार तो बहुत थे, लेकिन इक़्तिदार का ताज सजा राजा परवेज़ अशरफ के सर पर लगता है कि किस्मत की देवी आजकल मेहरबान है राजा परवेज़ अशरफ पर। जब ही तो जरदारी साहब ने तमाम तर मुखालफतों के बावजूद राजा परवेज़ अशरफ पर ही निगाह मोहब्बत डाली और धड़कते दिल के साथ उन्हीं पर इजहार एतमाद किया। अब कोई मुस्कुराकर राजा साहब को बेहतरीन इंतखाब कह रहा है तो किसी ने उन्हें कुर्बानी का बकरा करार दे दिया है। कहा जा रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बन भी गए तो भी उनके इक़्तिदार का अरसा कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि शायद उनको भी खत लिखना नहीं आता, या राजा साहब भी इसी एतमाद के साथ इस ओहदे पर फाइज होंगे कि कुछ भी हो जाए वो खत कभी नहीं लिखेंगे। हालात, मामलात, वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी एक म्यूज़िकल चेयर गेम में तब्दील हो गई है और अगला खिलाड़ी कितने दिन तक विकेट पर रहेगा? इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन, जो कि अभी कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। मुमताज़ तजियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और PMLN के रहनुमा हैं सिद्दीक अल फारूक साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हारून रशीद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में कई नाम शामिल थे। एक मौके पर खुर्शीद शाह साहब, अहमद मुख्तार साहब और हिना रब्बानी खर का भी नाम सामने आया। फिर एतराज़ात और इख्तिलाफात के बाद वो लिस्ट जो है वो शॉर्ट हो गई और मखदूम शहाबुद्दीन और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो टॉप पर आ गए। फिर मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं एफिडेंट कोटा केस में मशकूक ठहरे और अब मुतवक्का वज़ीर आज़म हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। हारून रशीद साहब, सवाल ये है कि कैसे हुआ आपके ख्याल में? राजा परवेज़ अशरफ साहब तो इस लिस्ट में काफ़ी पीछे थे, वो ऊपर कैसे आ गए? रास्ता क्लियर कैसे हो गया उनका? जी वो इसीलिए पीछे आ गए कि अपना ऊपर आ गए। मखदूम शहाबुद्दीन जो हैं जी, वो उनका मामला ख़राब हो गया, उन्हें पसपा होना पड़ा। और दूसरी बात यह कि इसमें बुनियादी क्राइटेरिया क्या था? आप जरदारी साहब के नुक्ता नज़र से देखें, उन्हें एक पूरी तरह काबिल एतमाद आदमी चाहिए जो उनके कहने पर चले, उनकी विम्स पर चले रहा। तो वैसे तो सूट ये करता था मेरे ख्याल में कि वस्ती पंजाब से होता, इसलिए कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत गिरी है ज़्यादा वस्ती पंजाब में। जी, पोठोहार में भी गिरी है मगर वस्ती पंजाब में ज़्यादा गिरी है। साउथ में ये इसलिए इनके जहन में है कि साउथ अलग सूबा बनेगा, वहाँ से अगर आदमी हो तो पीपल्स पार्टी के वहाँ एक ज़माने में बड़ी पोजीशन मजबूत रही, अगर अब उतनी नहीं है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इस फैक्टर को अपने सर पे सवार न कर लेते तो हिना रब्बानी खर बदरजहा बेहतर उम्मीदवार थी। लेकिन वो अब ये उनकी मर्जी है, जिसको वो चाहें, और मैंडेट भी उनको दे दिया गया। और आपको पता पाकिस्तान में यही होता है, तकरीबन सभी पार्टियों के लीडर जिसे चाहेगा वो नामजद कर देगा। उन्होंने कह दिया था जिसके सर पे हाथ रखूंगा वही वजीर आजम बन जाएगा। नहीं, वो तो वजीर है, वो तो उन्होंने कहा था, उन्होंने नहीं रखा। वजीर आजम साहब ने तो बड़े तकब्बर का मुजाहरा फरमाया था, उसके उलट हुआ, उन्होंने नहीं हाथ रखा इन पर। जी अच्छा, सिद्दीक अल फारूक साहब, आप क्या समझते हैं कि राजा साहब का जो नाम है वो कैसे ऊपर आ गया? किस्मत की देवी कैसे उन पर मेहरबान हो गई? सिद्दीक अल फारूक साहब की जो लाइन है वो ड्रॉप हो गई, दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें और फिर इस वाले से मैं बात करूंगी। अच्छा हारून रशीद साहब, अभी आपने भी जिक्र किया और बात भी हुई इस हवाले से मखदूम शहाबुद्दीन के हवाले से। अब कल तक मखदूम शहाबुद्दीन साहब सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो तस्वुर किए जा रहे थे। एक सवाल जो अक्सर जहनों में गर्दिश कर रहा है और जवाब का तकाजा भी करता है कि जिस वक्त, जिस लम्हे, जिस घंटे शहाबुद्दीन साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट कराए हैं, उसी वक्त, उसी दिन उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। क्यों उसी वक्त ख्याल आया? केस तो पुराना था ना। देखिए, ये तो इसकी तहकीक करनी चाहिए, सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अभी तक मेरा तासुर ये है कि ब्रिगेडियर फहीम जो है वो बहुत मजबूत आदमी है। देखिए, बाज़-औक़ात एक तन्हा आदमी सूरत हाल को बदल देता है, वो हालात पे असर अंदाज होने के काबिल होता है। कल से अब तक मुझे जो थोड़ा सा मौका मिला उसमें मैंने मालूम किया है, मेरा ख्याल है किसी के इशारे पे उन्होंने नहीं किया। ख्याल है मेरा, मैं अच्छा, कोई दावे से नहीं कह रहा हूँ, इसकी 100% तस्दीक मैंने नहीं की है। केस तो मौजूद है और केस आज अखबार ने एक और भी रिपोर्ट किया, एक और भी उनका है तो वैसे ही कमजोर से आदमी कोई भी काम उनसे कराया जा सकता है। लेकिन अब ये पूरी तहकीक होगी तो पता चलेगा कि ब्रिगेडियर फहीम ने इंडिपेंडेंटली किया। जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली ऐसा कर सकते हैं।
ٹھیک، میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ابراہیم مغل صاحب ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابراہیم مغل صاحب. ابراہیم مغل صاحب، بات میں کر رہی تھی مخدوم شہاب الدین صاحب کے حوالے سے کہ کل تک وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، اپنے خیالات کا اظہار اس پہ کیا ہارون رشید صاحب نے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وارنٹ گرفتاری اسی وقت کیوں جاری ہوئے ایفیڈن کوٹا کیس میں؟ کیس تو کافی عرصے سے چل رہا تھا نا سپریم کورٹ میں. دیکھیں، یہ کیس چلے یا نہ چلے، اصل میں ترجیحات ہوتی ہیں پارس. میرا خیال یہ ہے کہ سربراہ مملکت جو ہیں یا ریاست کی جن کے اصل ہاتھ میں باغ ڈور ہے جی، وہ شاید اپنے چھوٹی چھوٹی ٹیٹ بٹس کو یا اپنے مفادات کو یا اپنی پریشانیوں اور آسودگیوں کو اتنا قریب رکھتے ہیں یا اتنا پیار کرتے ہیں کہ ریاست کی ان کے نزدیک کوئی وقت یا کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ریاست کی حیثیت یا وقت کیسے ہو کہ جس ریاست کے انسان بھیڑ بکریاں بن جائیں، اور دنیا میں پچھلے 100-200 سال میں دیکھ لیں یا جس نے آئندہ 100-200 سال دیکھا، کیونکہ اس حکومت کے وزراء نے 190 سال کی قسطیں کی ہیں بجلی کے بلوں کی. شاید انہیں امید ہے کہ وہ وزیر 190 سال زندہ رہیں گے. تو پارس، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصول کیا ہوتا ہے کہ اہلیت کی بنیاد پر اگر ذمہ داری دی جائے تو ذمہ داری لینے والا ڈیلیور کر پاتا ہے. لیکن اگر اہلیت کو ہی معیار نہ رکھا جائے، ایک شخصیت، ہم راجہ صاحب جو ہیں ان کو پیچھے کرتے ہیں، وزیر اعظم اب ان کی ذمہ داری اگر ہوگی تو ایک شخصیت کہ جو ایک وزیر کے طور پر بھی ڈیلیور نہ کر پائے، یہ مطلب ایک چھوٹی ذمہ داری تھی. اور بہت وعدے کیے انہوں نے. 31/12/2009 کا انہوں نے ایک بڑا برملا اظہار کیا، بلکہ وعدہ کیا قوم کے سامنے، اور اس کا جو حشر ہوا وہ قوم کے سامنے ہے. ٹھیک، اس کو ذرا اور آگے لے کے چلتے ہیں. جی آپ جو بات کر رہے ہیں اس کو میں تھوڑا اور آگے لے کے. صدیق الفاروق صاحب نے ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ میں جوائن کیا. صدیق الفاروق صاحب، بات ہو رہی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے حوالے سے، جو کہ متوقع وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں اور قومی اسمبلی میں اس حوالے سے اس وقت ووٹنگ بھی جاری ہے. مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف ایک کلیئر شخصیت ہیں، غیر متنازع ہیں؟ وہی بہت سے دوستوں نے بات کر لی ہے. اگر آپ نہ لگاتی، اگر واقعی کلیئر شخصیت ہوتے، میں تو سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے صدر جو ہیں وہ بھی سزا یافتہ ہیں، ان کے جو وزیر اعظم گئے ہیں وہ بھی سزا یافتہ، ان کا جو وزیر داخلہ تھے وہ بھی سزا یافتہ رحمان ملک، اور جو آ رہے ہیں سامنے کا حال دیکھ لیں. راجہ رینٹل کہتے ہیں، اور دوسرے ایفیڈرین کیس میں ہے کہ جو ہیروئن بنانے کا جو کیمیکل ہے تو ان کا تو معاملہ سائیڈ پہ ہو گیا نا. تو یہ تو شرف کے مذاق ہے وزارت عظمیٰ کے. اور ایجنڈا دیا آصف زرداری صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہمارے اس میں بھی جواب وزیر اعظم آتا، اس نے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا، وہ آئین کے خلاف نہیں کرنی ہے، انسان کا دورہ نہیں ہونے دینا. فاروق صاحب، ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وزارت عظمیٰ کا جو منصب ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اس کی کوئی توقیر نہیں ہے؟ جی، وزارت عظمیٰ کے جو نام سامنے آئے ہیں، وقار توقیر تو ہے، لیکن وہ لوگ تو ہوں، یعنی جن لوگوں کا ایجنڈا مال بنانا، جن لوگوں کا ایجنڈا لوڈ شیڈنگ کرنا، اکانومی کو تباہ کرنا، اپنے ذاتی مفادات کو دیکھنا، اپنی تجوریاں بھرنا، دنیا کا ایک نمبر امیر ترین آدمی بننا، اور ہر اچھے ادارے کو چیلنج کرنا ہو، وہ انہیں توقیر اور عزت اور احترام، اور اس سے کیا غرض ہے؟ ٹھیک بات ہے. ہارون رشید صاحب، جو بات ابھی صدیق الفاروق صاحب نے کی، اب یہ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی 124 نشستیں ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی جو نومینیشن سامنے آئی، مخدوم شہاب الدین صاحب کا نام وہ ایفیڈن کوٹا کیس میں، پھر ابھی راجہ پرویز اشرف صاحب وہ رینٹل پاور کیس، کیا کوئی ایسا کوئی شخص ان کو نظر ہی نہیں آیا، یا باقی سب کی وفاداریوں کے اوپر شک تھا؟ نہیں، ایک آدھ نہیں، ایسے پیپلز پارٹی میں کئی لوگ ہیں جن پہ کوئی الزام نہیں ہو سکتا. ایسی بات نہیں ہے. وہ قائرہ صاحب تھے، وہ قائرہ صاحب کو لیا تھا، لیکن تھرڈ اس قدر کرپٹ نہیں ہوا ہے، قیامت قریب نہیں آ گئی ہے. لیکن دیکھیے، جو کرپٹ آدمی ہے وہ حکمرانوں کو سوٹ کرتا ہے، اس کی ومز پہ چلے گا، وہ زیادہ لائل ہوتا ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. ویسے میں راجہ پرویز اشرف کو بالکل ایک لائل آدمی نہیں سمجھتا. اگر کوئی انہیں بہکانا چاہے تو میرے خیال میں یہ بہک سکتے ہیں، یہ معمولی مفادات کے آدمی ہیں. لیکن ان کا خیال ہے نا کہ ہماری ومز پہ چلیں گے تو کلین آدمی کیوں نہیں ہے. ان پہ قائرہ صاحب پہ کیا الزام ہے،
तावील भी अच्छी कर लेते हैं, चीजों की तावील ही करनी होती है, इन्होंने को बड़ा काम तो इनसे होता नहीं है। पेपर तो और अगर आपने ये सवाल पहले से मुझे मालूम होता आप पूछेंगे तो मैं कोई दर्जन भर लोगों के आपको नाम बता देता। कोई पीपल्स पार्टी इसी माशरे के लोग हैं, मगर लीडरशिप को साजगार नहीं है कोई आदमी। जो आदमी कॉम्पिटेंट होता है वो कुछ इंडिपेंडेंट भी होता है, वो अपनी मर्जी भी करता है, वो आपकी व्हिम्स पे नहीं चलता। आप इस पे गौर नहीं फरमाते? रहमान मलक जैसा शख्स भी किसी मुल्क में वजीर दाखिला लगाया जा सकता है, और कोई बाबर अवान भी कहीं वजीर कानून हो सकता था, और कहीं कायम अली शाह भी वजीर आला हो सकते हैं। और यही हाल पंजाब में भी है, कोई मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा, वो एक साहब कब्र पे झाड़ू दिया करते थे बड़े मियाँ साहब के, उनको वजीर बना दिया गया। ठीक ठीक ठीक, यही सवाल जरा मैं इब्राहिम मुगल साहब आपकी तरफ लेके आऊंगी। आप क्या समझते हैं? लोग तो बहुत हैं पीपल्स पार्टी में, बात हम वही कर रहे हैं, लेकिन जो सामने आए उनको भी देखिए। पारस, असल में बात यह है कि जैसे मेरे लीडरान बात कर रहे हैं कि ये तौहीन जो है ये राजा अशरफ परवेज साहब के गले में जो हार डाला जा रहा है ये उनकी शान बढ़ाने के लिए नहीं है। एक तो ये है कि मुमकिन है अक्सर एमएनएज माने ही ना हूं कि हजूर हम 2-3 महीने के लिए हमें लूट खसूट में भी आजादी शायद ना हो और सारी उम्र के लिए हम नाअहल करार पा जाएं। एक तो ये बहुत बड़ा रिस्क था। दूसरा ये कि जब इस चीज को, जिम्मेदारी को आपने एक्सेप्ट करना है तो मेरा ख्याल ये है कि पारस ये ओहदे की तौहीन नहीं है, ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की तौहीन है। उन्हें शीशा दिखाया गया है कि आपकी क्या हैसियत है, आप भेड़ बकरियां हैं, आपको हम ट्रालियों में लाद के लाते हैं, आपकी बिजली बंद कर दें, आपका पानी बंद कर दें, आपकी भैंस बंद कर दें, आपकी रोटी बंद कर दें, खुदा न खास्ता आपका सांस बंद कर दें। और ये है जो वजीर के लफ्ज के साथ अब आज़म लगा के देखें, मतलब कितनी बड़ी खुदा न खास्ता जूता है कौम के मुंह पर। एक और पहले तो वजीर थे, अब वजीर आज़म बना दिया है, तुम कर लो जो करना है। एक और चीज, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आम तासुर यह है कि अदलिया और हुकूमत यानी ऐवान इक़्तिदार में कोई महाज़राई है, आप ये समझते हैं? उसके बाद मैं हारून रशीद साहब से भी इस हवाले से जरा बात करना चाह रही हूँ। जी इब्राहिम मुगल साहब, महाज़राई है जी हारून रशीद साहब आप बता दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि एक आम तासुर ये है कि अदलिया और हुकूमत यानी ऐवान इक़्तिदार में कोई महाज़राई है, और अगर है तो इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं, और ये फिर हालात कहाँ जाएंगे? नहीं, महाज़राई क्या, एक तरह की तलखी है पाई जाती है माहौल में, और चीफ अपना सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उनके अहकामात पे अमल दरामद नहीं होता। और बहुत तफसील में क्या जाइए, इसी को आप देख लीजिए कि 4 बरस गुजर गए, वो कहते थे खत लिखें, या 3 बरस गुजर गए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये नहीं लिखते थे, और ये कहते हैं कि हम आवाम के पास जाएंगे और पार्लियामेंट फैसला करेगी और फलां करेगा भाई हर अदारे का जमहूरियत नाम ही इस चीज़ का है कि अदारे बन जाते हैं और अदारे फैसला करते हैं। कुछ चीज़ें अदालत से मुतल्लक हैं, कुछ पार्लियामेंट से मुतल्लक हैं। वैसे तो पार्लियामेंट के पास कौन से अख्तियार है जी, उसका इतना गाना ये गाते हैं। पार्लियामेंट पॉलिसी मेकिंग तो नहीं करती है जो उसका काम है। और कैबिनेट के पास कौन सा काम है? कैबिनेट को डिसीजंस करने चाहिए इत्तफाक राय के साथ। वजीर आजम की क़यादत में डे टू डे अफेयर्स ऑफ कोर्स वजीर आजम को देखने चाहिए। वो भी वैसे कहाँ देखते हैं? सदर साहब देखते हैं। वो जमहूरियत तो इलेक्शन का नाम थोड़ी है। जमहूरियत एक मिजाज का नाम है जिसमें आप मिलजुल के चलते हैं। जिसको इब्राहिम लिंकन ने कहा था, लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए, लोगों की तरफ से। ये तो बादशाहत की एक किस्म है। अबूरी दौर से हम गुजर रहे हैं। अच्छा। अल्लाह ने हमें कुछ अक्ल दी और हमने सबक सीख लिया तो बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो इसी तरह टमक टोइयां मारते फिरेंगे। हारून रशीद साहब, आपने अभी जो बात की, मैं सिद्दीक अल फारूक साहब आपसे एक आखिरी बात ये करना चाहूंगी कि आपके ख्याल में इस महाज़राई का जिम्मेदार कौन है? आप समझते हैं कि महाज़राई है हुकूमत और अदलिया के दरमियान?